नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर जगह पर वक्त एक जैसी रफ्तार से नहीं गुजरता। मसलन अगर आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हों तो वहाँ वक्त तेज गुजरेगा, जबकि वादियों में इसकी रफ्तार सुस्त होगी। इसकी वजह ग्रेविटी है। ग्रेविटी का असर वक्त पर पड़ता है और इसी बारे में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बयान किया था। यानी जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, जैसे जमीन की सतह के करीब या वादियों में, तो वक्त निस्बतन आहिस्ता गुजरेगा, जबकि जब आप बुलंदी पर हों जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है तो वहां पर वक्त की रफ्तार तेज हो जाती है। ये फर्क अगरचे बहुत छोटा है, यानी पहाड़ और वादी के दरमियान फर्क सेकंड के करोड़वें हिस्से में होता है। इसीलिए आम जिंदगी में हमें इसका कोई असर महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे खलाई तहकीक और साइंस आगे बढ़ रही है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन चांद पर मुस्तकिल बस्तियों के क़याम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, वक्त की ये छोटी छोटी तब्दीलियां अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। चांद की सतह पर एक दिन जमीन के मुकाबले में तकरीबन 56 माइक्रोसेकंड कम होता है। 56 माइक्रोसेकंड बहुत ही छोटा फर्क है, यानी एक माइक्रोसेकंड एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये फर्क बढ़ता जाएगा और चांद और जमीन के दरमियान वक्त का समझना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर कोई खलाबाज जमीन और चांद पर वक्त का मुवाजना करे तो ये फर्क मिशन की दुरुस्तगी में मसले पैदा कर सकता है। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए नासा और उसके बैनुल अक़वामी शराकतदारों ने फैसला किया है कि चांद पर एक नया टाइम जोन बनाया जाए। न सिर्फ नया टाइम जोन बनाया जाए बल्कि एक नया टाइम स्केल भी बनाया जाए, यानी वक्त नापने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाए। इस नए निज़ाम को बनाने का मकसद ये है कि चांद पर मुस्तकबिल के मिशंस और वहाँ की बस्तियों में वक्त की पैमाइश के मसाइल को हल किया जा सके। वक्त का ये फ़र्क बज़ाहिर छोटा लगता है, लेकिन खला में लंबी मुद्दत तक रहने वालों के लिए ये बड़ी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। इस नए टाइम स्केल से ये मुमकिन हो सकेगा कि चांद और ज़मीन के दरमियान वक्त को दुरुस्त तरीके से मापा जा सके। चांद पर रहने या काम करने वाले लोगों को जमीन पर मौजूद सिस्टम के साथ बेहतर तौर पर काम करने का मौका मिले। नासा का टारगेट ये है कि वो बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर चांद के लिए वक्त नापने का एक नया तरीका तरतीब दे, जिसे तमाम खलाई तहकीक में दिलचस्पी रखने वाले ममालिक तस्लीम करें और इस पर अमल करें। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक मेमो में नासा को हिदायत की गई है कि वो 31 दिसंबर तक इस नए वक्त नापने के निज़ाम के मंसूबे की तफसीलात तैयार करे। इस मेमो में इस नए निज़ाम को अमेरिका की चांद पर तहकीकाती कोशिशों के लिए बुनियादी हैसियत दी गई है। इसके साथ साथ नासा से कहा गया है कि वो 2026 के आखिर तक इस नए निज़ाम को नाफिज करे, और ये वही साल है जिसमें नासा का मंसूबा है वो तकरीबन 50 साल बाद दोबारा इंसान को चांद पर भेजे। दुनिया भर के वक्त नापने वाले इदारों के लिए आने वाले महीने बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये समझने की जरूरत है कि चांद पर दुरुस्त वक्त कैसे मुय्यर किया जाए और इस बात पर इत्तेफाक किया जाए कि चांद पर घड़ियां कब, कहां और कैसे लगाई जाएंगी। चांद के लिए एक नया वक्त नापने का निज़ाम मुस्तकबिल के खिलाई मिशनों में दुरुस्तगी और हम आहंगी को यकीनी बनाएगा, खास तौर पर जब मुख्तलिफ ममालिक चांद पर तहकीक, बस्तियों के क़याम के मंसूबे बना रहे हैं। साइंटिस्ट जब चांद पर होंगे तो वो अपने रहने की जगह से निकलकर चांद की सतह का जायजा लेंगे और वहां साइंसी रिसर्च करेंगे। जाहिर है कि जब वो चांद पर हरकत कर रहे होंगे तो उनकी नक्लो हरकत चांद के हवाले से होगी, न कि जमीन से। जब वो चांद पर अपना वक्त गुजार रहे होंगे तो उन्होंने वक्त भी चांद के हवाले से ही मुय्यर करना है। इसका मतलब ये है कि चांद की सतह पर दुरुस्त नेविगेशन और साइंसी मिशन के लिए चांद का अपना अलग वक्त नापने का निज़ाम होना जरूरी है। जमीन पर वक्त का हिसाब अलग है, लेकिन चूंकि चांद पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इसलिए वहाँ साइंटिस्ट को चांद के हवाले से वक्त की पैमाइश करनी पड़ेगी ताकि वो एक दूसरे से दुरुस्त तौर पर राब्ता कर सकें और अपने मिशन को मौसर तरीके से अंजाम दे सकें। स्पेस एक्सप्लोरर्स जब चांद की सतह पर साइंसी तजर्बात करेंगे या अपनी गाड़ियों के जरिए सफर करेंगे तो उन्हें ये जानने की जरूरत होगी कि चांद के मुख्तलिफ इलाकों में कितने बजे कहाँ पहुँचना है, और जमीन से राब्ता करने में भी वक्त का फर्क मद्देनजर रखना होगा। इसलिए नासा और इसके शराकतदार चांद पर एक मखसूस और दुरुस्त वक्त नापने का निज़ाम तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खलाई मिशन कामयाब और महफूज तरीके से अंजाम दिए जा सकें। अगरचे हजारों सालों से इंसान वक्त की पैमाइश के लिए कुदरती तरीकों पर इन्हिसार कर रहा है, इन कुदरती वक्त नापने के तरीकों ने सदियों तक इंसानों को अपने शेड्यूल पर चलने में मदद दी, लेकिन वक्त की पैमाइश में हकीकी तब्दीली
उस वक्त आई जब 14वीं सदी के अवाइल में मैकेनिकल घड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा। जैसे जैसे घड़ियां मकबूल होती गईं, घड़ी साजों ने वक्त की दुरुस्तगी पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। इन मैकेनिकल घड़ियों ने पहले की निस्बत वक्त को ज्यादा दुरुस्त तरीके से मैयर करना मुमकिन बनाया। फिर 1990 की दिहाई में वक्त की पैमाइश और ज्यादा पेचीदा हो गई जब मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस की दुनिया में इंकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने स्पेशल एंड जनरल रिलेटिविटी से ये वाज़ेह किया कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और स्पीड के साथ बदलता रहता है। आइंस्टाइन ने ये साबित किया कि ज़मीन पर मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। इन नजरियात ने वक्त की पैमाइश को एक नए इल्मी दायरे में पहुंचा दिया और साइंसदानों ने वक्त को ज्यादा दुरुस्त तरीके से नापने के लिए जदीद तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। इससे कबल इंसान सादा सूरज घड़ियों और चांद के मराहिल पर इन्हिसार करते थे, लेकिन अब वक्त की पैमाइश के लिए जदीद साइंसी उसूल और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है। खुसूसन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से इसमें बड़ी तब्दीली आई। ये थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम को कैसे मुतासिर करती है। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं और इसी को स्पेस टाइम कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को एक कपड़े के टुकड़ा तस्वर करें जो हवा में लटक रहा हो। ये कपड़ा स्पेस और टाइम है। हर स्टार या प्लैनेट जैसे सूरज या जमीन इस कपड़े के ऊपर एक भारी गेंद की तरह रखा हुआ है। जितना भारी जिस्म होगा उतना ज्यादा कपड़े को नीचे की तरफ खींचकर एक गड़ा बनाएगा और यही गड़ा खला और वक्त को बिगाड़ता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स न सिर्फ चीजों को अपनी तरफ खींचती है बल्कि वक्त को भी मुतासिर करती है। आइंस्टाइन के नजरिए के मुताबिक जितना ज्यादा किसी जिस्म का वजन होगा और जितना वो करीब होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और उतनी ही ज्यादा कम रफ्तार से या सुस्त रफ्तार से वक्त गुजरेगा। और जमीन पर वक्त पहाड़ की चोटी के मुकाबले में वादी में ज्यादा सुस्त गुजरता है क्योंकि नीचे जमीन की कशिश ज्यादा होती है। दिलचस्प बात यह है कि एक सेकंड भी इंसान का बनाया हुआ तस्वुर है और आइंस्टाइन के नजरिए ने वजाहत की कि वक्त हर जगह एक जैसा नहीं होता। जमीन के करीब वक्त की रफ्तार सुस्त होती है जबकि खला में या ऊंची जगहों पर वक्त तेज हो जाता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है। लेकिन ये सब हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से समझ में आया और इसने साइंस की दुनिया में टाइम और स्पेस के बारे में हमारी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। साइंसदानों ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत वक्त नापने में पैदा हुई इस मुश्किल का एक हल तलाश करते हुए पूरी दुनिया में सैकड़ों एटॉमिक क्लॉक्स नस्ब कर दी। ये एटमी घड़ियां इंतहाई दुरुस्त अंदाज में वक्त की पैमाइश करती हैं और आइंस्टाइन के नजरियात के मुताबिक ये घड़ियां जमीन की सतह के करीब होने पर आहिस्ता चलती हैं। दुनिया भर में नस्ब इन एटॉमिक क्लॉक से हासिल होने वाले नताइज को इकट्ठा किया जाता है ताकि एक वसी लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त वक्त का हिसाब लगाया जा सके और इसी को हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। इसके बावजूद कभी कभार लीप सेकंड का इजाफा किया जाता है ताकि यूटीसी को जमीन की गर्दिश की रफ्तार में मामूली तब्दीलियों के मुताबिक एडजस्ट किया जा सके। ये मुनज़्ज़म तरीके से वक्त नापने का अमल जदीद दुनिया को चलाने में अहम किरदार अदा करता है, जैसे कि नासा की स्पेस कम्युनिकेशंस और नेविगेशन प्रोग्राम। यानी अगर आपने जमीन पर वक्त के बारे में तहकीक की है तो आप समझते हैं कि ये हर चीज के लिए बुनियादी अहमियत रखता है, चाहे वो मईशत हो, तेल की तलाश हो, जो भी शोबा जिंदगी है वहाँ पे इंतहाई दुरुस्त घड़ी इस्तेमाल करना जरूरी है। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की अगली दिलचस्प बात यह है कि जितना तेज रफ्तार कोई शख्स या स्पेसशिप हरकत करता है वक्त उतना ही सुस्त हो जाता है। आप जानते हैं कि खलाई स्टेशन जमीन से तकरीबन 322 किलोमीटर की बुलंदी पर गर्दिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रफ्तार से सफर करता है और हर दिन में 16 बार जमीन का चक्कर लगाता है। इसलिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के असरात एक दूसरे को किसी हद तक खत्म कर देते हैं। इस वजह से खलाबाज खलाई स्टेशन पर रहते हुए आसानी से जमीन के वक्त यूटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं, लेकिन दीगर एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये इतना आसान नहीं। खुशकिस्मती से साइंसदानों को इन पेचीदगियों से निमटने का कई दहाइयों का तजर्बा है, तो स्पेस में वो अपने साथ मखसूस घड़ियां रखते हैं जिन्हें ऑसिलेटर्स कहा जाता है। ये खलाई जहाज अपना वक्त खुद बरकरार रखते हैं। ताहम ज्यादातर खलाई मिशंस में, यानी वो खलाई जहाज जो प्लूटो या कुइपर बेल्ट तक पहुंच चुके हैं, जैसे कि न्यू होराइजन्स, जमीन पर मौजूद ग्राउंड स्टेशंस पर
انحصار کرتے ہیں، لہٰذا ہر کام جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اسے UTC یعنی کوآرڈینیٹڈ یونیورسل ٹائم کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے گزشتہ 50 سال میں ایٹمی گھڑیوں کا مشاہدہ کیا ہے جو GPS سیٹلائٹس میں نصب ہیں اور یہ زمین سے تقریباً 20,200 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کرتی ہیں، یعنی زمین اور چاند کے درمیان فاصلے کا تقریباً 19واں حصہ۔ ان گھڑیوں کی اسٹڈی کرنے سے سائنسدانوں کو ایک شاندار بنیاد ملی ہے تاکہ وہ چاند کے لیے ایک نیا وقت کا نظام قائم کر سکیں۔ چاند کے لیے سائنسدان شاید گھڑیوں کو سست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کی امید ہے کہ وہ چاند کے وقت کی صحیح پیمائش کریں گے، جبکہ یہ بھی یقینی بنائیں گے کہ یہ زمین کے ساتھ بھی اٹیچ ہو۔ اس حوالے سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ چاند اور زمین کے وقت کے درمیان کتنا فرق ہے، اور اس کا جواب سائنسدان دیتے ہیں کہ یہ تقریباً 56 سے 59 مائکرو سیکنڈ فی دن ہے۔ چاند کے ایکویٹر اور زمین کے ایکویٹر پر موجود گھڑیوں کے مقابلے میں فی دن 56.02 مائکرو سیکنڈ تیز چلیں گی۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ انہیں چاند پر درست وقت کی پیمائش کے آلات بھیجنے کی ضرورت ہے۔ سائنسدانوں کے لیے یہ بات یقینی ہے کہ انہیں چاند پر درست وقت کی پیمائش کے آلات بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اب تک یہ سوالات حل نہیں ہوئے کہ چاند پر گھڑیاں کون خریدے گا اور کس قسم کی گھڑیاں بھیجی جائیں گی، انہیں کہاں رکھا جائے گا، اور اسی پر سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ موجودہ کرسٹل آسیلیٹر سے وقت کی پیمائش چاند پر بھی کی جا رہی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ جب چاند پر انسان پہنچے تو اس کے پاس درست اور مؤثر وقت کا نظام موجود ہو۔ چاند پر وقت کی درست پیمائش کرنے کی ضرورت خلا کی تحقیقات میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ خلا باز صحیح وقت پر اپنے کاموں کو انجام دے سکیں اور چاند کی سطح پر ہونے والی سرگرمیاں زمین کے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ اس طرح چاند پر ہونے والی تحقیقات اور تجربات کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ آپ کبھی بھی ایک گھڑی پر اعتماد نہیں کرتے، یا آپ کبھی بھی 2 گھڑیوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس لیے سائنسدان مختلف اقسام کی گھڑیاں چاند کے گرد گھومتے ہوئے سیٹلائٹس میں یا ان مخصوص مقامات پر رکھ سکتے ہیں جہاں خلاباز مستقبل میں جائیں گے۔ یہ گھڑیاں چاند کے وقت کی درست پیمائش کے لیے اہم ہوں گی۔ چاند پر وقت کی پیمائش کے لیے جو سسٹم بنایا جا رہا ہے اسے لونا نیٹ ورک کا نام دیا گیا ہے۔ آپ لونا نیٹ کو انٹرنیٹ کی طرح سوچ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے جسے مختلف ملکوں کے لوگ مل کر بنائیں گے۔ اس میں ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی جیسے ادارے شامل ہیں۔ لونا نیٹ بنانے کے لیے بہت سے لوگوں کا مل کر کام کرنا ضروری ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا ناسا دوسرے ملکوں جیسے چین کی حمایت حاصل کر پائے گا۔ اس کے لیے بین الاقوامی ادارے بات چیت کریں گے۔ چاند پر وقت کا احساس زمین سے بالکل مختلف ہوگا۔ زمین پر ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن چاند پر ایکویٹر کو 14 دن کی روشنی اور پھر 14 دن کی تاریکی ملتی ہے۔ یہ چاند پر ایک بالکل مختلف تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند کی سطح پر رہنے والے خلابازوں کو نئے وقت کے نظام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ نیا وقت کا نظام نہ صرف وقت کی درست پیمائش کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ چاند پر رہنے والے خلابازوں کی روزمرہ زندگی پر بھی اثر ڈالے گا۔ لونا نیٹ عالمی تعاون کی مثال ہے، اور یہ چاند کی سطح پر وقت کا تجربہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرے گا۔ چاند پر خلابازوں کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ وہاں کی زندگی زمین سے بالکل مختلف ہوگی۔ یہ اتنا مختلف ہے کہ یہ ایک بالکل مختلف سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ خلابازوں کی گھڑیوں پر جو بھی وقت دکھایا جائے، یہ بات درست ہے کہ وقت کی درست پیمائش بہت اہم ہے، اور یہ صرف سائنس کے لیے نہیں بلکہ چاند پر مشنز کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے میں بھی مددگار ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔